तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, हाजिर हूँ आपके लिए आज 5 कहानियाँ लेकर। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। साथ ही दोस्तों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, जो कि ये है कि मैं अक्सर संडे को लोगों की आप बीते सुनाता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा हफ्ते के बीच में आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग कहानियाँ लाने की, जो कि शायद होने को काल्पनिक हो, लेकिन आपको मज़ा बहुत आएगा। बाकी रियल कहानी सुनने के लिए आप संडे को मेरे साथ ज़रूर जुड़ सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज़ दूँ, तो कहानियाँ सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानियों के बाद मैं आप सबको वहीं मिलूंगा। तो दोस्तों, बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाएं मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों, मेरा नाम कशिश है। मैं गुजरात के सूरत सिटी से हूं। मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई जिसे मैं जिंदगी भर भुला नहीं सकती। दरअसल ये बात 2024 में नए साल की है, जब मैं अपने बड़े भैया राजवीर के साथ अहमदाबाद घूमने गई थी। वहां जाकर हमने 1-2 दिन खूब मौज मस्ती की और रील्स पर रील्स शूट किए। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मैं एक डांसर हूं, इंस्टा में रील बनाती हूं। खैर, हमने 3-4 रील्स शूट की और वापस आने की तैयारी करने लगे। हम वहां एक होटल में रुके हुए थे। हम ठीक वहां से शाम को निकले, यही कोई 7-8 बजे होंगे। हम खुद की गाड़ी से आए थे। उस वक्त हम लोग हाईवे से होकर जा रहे थे। नहीं मालूम कैसे, पर अचानक रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। भैया ने बहुत कोशिश की, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। ठंड का मौसम था। गाड़ी स्टार्ट ना होने पर मेरे भैया गाड़ी से नीचे उतरे। उन्होंने ठीक गाड़ी के बोनट को खोला। उसके बाद उन्हें तकरीबन 1 घंटा लग गया। शुक्र था कि गाड़ी ठीक हो गई। हालांकि उस वक्त रास्ते पर बहुत कम गाड़ियां थी। हम लोग यही कोई 4 या 5 किलोमीटर चले होंगे कि हाईवे के किनारे पर एक औरत हमें हाथ दे रही थी। शायद उसे हमसे लिफ्ट चाहिए थी। उस वक्त रात के 11 बज रहे थे और ठीक उस औरत का इतनी रात को हाईवे पर अकेला होना मन में शंका पैदा कर रहा था। पर खैर, भैया ने गाड़ी उसके पास जाकर रोक दी। भैया ने जैसे ही गाड़ी रुकी तो वो औरत तुरंत आकर हमारी गाड़ी में बैठ गई। भैया को यह देखकर बहुत अजीब लगा कि वो औरत देखने में तो किसी अच्छे घराने की लग रही थी। चेहरा एकदम साफ सुथरा, गले में सोने का हार। ऐसा लग रहा था मानो कि बहुत अमीर घराने से हो। भैया ने उनसे कहा कि आप कौन हो और आप ऐसे कैसे हमारी गाड़ी के अंदर बैठ गई। भैया ने इतना ही कहा था कि उस औरत ने जवाब दिया, मुझे सूरत जाना है, आप लोग भी तो सूरत ही जा रहे हो। दोस्तों, ये सुनने के बाद हमको एक झटका सा लगा कि आखिर इस औरत को कैसे पता कि हम लोग सूरत जा रहे हैं। और तो और गौर करने वाली बात तो ये थी कि इतनी ठंड में भैया ने स्वेटर के ऊपर मफलर और टोपी भी पहनी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। लेकिन दूसरी तरफ वो औरत ने सिर्फ एक साड़ी पहनी हुई थी और उसको तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी। ये सब देखकर मैं और मेरे भैया दोनों थोड़ी देर के लिए एक दूसरे का मुंह देखने लगे। इसके बाद भैया ने कहा, माफ कीजिएगा आंटी, पर हम ऐसे किसी अनजान लोगों को लिफ्ट नहीं देते। आप गाड़ी से प्लीज उतर जाइए और टैक्सी पकड़ लीजिए। उस औरत ने कहा, बेटा, इतनी रात को 11 बजे कौन सी टैक्सी मुझे सूरत पहुंचाएगी? और फिर जमाना भी तो खराब है, और आजकल टैक्सी वालों का क्या भरोसा, कोई सुंदर औरत देखी नहीं, कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। आप दोनों मुझे ठीक लग रहे थे, इसीलिए मैंने आपसे मदद की गुहार की। हो सके तो मुझे घर तक छोड़ दीजिए। मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं, मेरी राह देख रहे हैं। दोस्तों, उस औरत ने इतनी हम्बल रिक्वेस्ट की कि भैया मान गए, लेकिन मेरा मन घबरा रहा था, क्योंकि रास्ते पर ऐसे इस वक्त अचानक कोई बैठ जाए, कुछ तो अजीब था। मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। खैर, भैया ने गाड़ी स्टार्ट की और हम निकल पड़े। वो ठीक हमारी सीट के पीछे बैठी हुई थी। हम आगे की ओर देख रहे थे। कुछ देर तक तो हम तीनों शांत रहे, और फिर अचानक मेरे भैया ने पूछा कि एक बात बताइए, आप सूरत में कौन सी कॉलोनी में रहती हैं? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर भैया ने जब सामने शीशे में देखा तो औरत सो चुकी थी, इसलिए भैया ने और कोई सवाल नहीं किया। मैंने धीरे से भैया के कान में कहा कि भैया, मुझे ये औरत ठीक नहीं लग रही है, और आपने बिना इसके बारे में कुछ जाने पहचाने इसको लिफ्ट भी दे दी। भैया ने मुझे चुप होने का इशारा किया। कहने लगे कि अगर उसने सुन लिया तो हमारे बारे में क्या सोचेगी। वैसे तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हुई।
मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसका फैसला तुम नहीं ले सकती। दोस्तों, इसके बाद मैं चुप हो गई, कुछ भी ना बोली। मैं अपने भैया की दिल से बहुत इज्जत करती थी और प्यार भी, इसलिए मैं कभी भी उनको उल्टा जवाब नहीं देती थी। इसके कुछ देर बाद माहौल में फिर से एक बार सन्नाटा छा गया। गाड़ी अपनी रफ्तार में दौड़ती चली जा रही थी। मैं बार बार चुपके से उस औरत को पीछे मुड़कर देखे जा रही थी। न जाने क्यों, पर अभी भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। मेरे मन में कई तरह के सवाल उठ रहे थे। मैं सोच रही थी कि मेरे मन में जो सवाल उठ रहे हैं मैं उसके बारे में भैया से कहूं, लेकिन फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि भैया ने मुझे पहले ही डांट दिया था। खैर, मैंने सोचा कि घर जाकर भैया से बात करूंगी। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि जैसे भैया ने उस औरत को लिफ्ट देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं ये सब सोच ही रही थी कि अचानक भैया ने गाड़ी रोक दी। कहने लगे कि जल्दी गाड़ी से नीचे उतरो और भागो यहां से। उनके ऐसा करने पर मैं बहुत ज्यादा डर गई। मैं पूछने लगी कि क्या हुआ, आपने गाड़ी क्यों रोकी और ऐसा क्यों बोल रहे हो? लेकिन भैया ने कहा कि तुम पीछे मुड़कर मत देखना, जल्दी उतरो और भागो यहां से। दोस्तों, ना चाहते हुए भी मुझे देखना पड़ा, और जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, मेरी चीख निकल गई। वो औरत जो अभी हमारे साथ सूरत जा रही थी, वो दरअसल एक औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी। उसका इतना भयानक चेहरा था कि एक वक्त पर मैं अपनी सीट से उठ नहीं पा रही थी। भैया गाड़ी से नीचे उतरे और मुझसे कहने लगे कि जल्दी उतरो, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपनी सीट से उठ सकूं। ऐसा लग रहा था जैसे मैं उस सीट पर चिपक गई हूं। मेरे भैया ने जैसे तैसे मुझे उतारा और मुझे लेकर भागने लगे। हम लोग भागते जा रहे थे कि अचानक वो हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। वो जोर जोर से हंसने लगी, कहने लगी कि मरोगे तुम दोनों भाई बहन। दोस्तों, मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मेरे भैया ने मुझे कहा कि बहन मत रो, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। भैया ने मुझे पूरी हिम्मत दी और अचानक वो चुड़ैल ने पास आकर मेरे भैया की गर्दन पकड़ ली। उसने इतनी जोर की धक्का दिया कि भैया साइड में जाकर गिरे, जिससे कि उनके सर पर चोट लग गई। वो औरत लगातार हंस रही थी। भैया की ऐसी हालत देखकर मुझे उस औरत पर बहुत गुस्सा आया, पर मैं क्या कर सकती थी। मैं दौड़कर अपने भैया के पास गई। भैया ने मुझसे कहा कि जल्दी से गाड़ी के पास दौड़कर जाओ, वहां पर मेरे बैग में बजरंगबली का एक लॉकेट रखा है, उसे लेकर मेरे पास आओ। मैंने भैया से कहा कि मैं आपको ऐसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। भैया ने कहा कि जल्दी जाओ, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, मेरी फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मैं तुरंत दौड़कर गाड़ी के पास गई, बैग में लॉकेट ढूंढने लगी। उधर मेरे भैया मुझे पुकारने लगे। जब मैंने भैया की तरफ देखा तो वो औरत मेरे भैया के सीने पर बैठकर उनका गला दबा रही थी। किसी तरह वो लॉकेट मुझे मिल गया। मैं दौड़कर अपने भैया के पास जाने लगी। भैया कहने लगे तुम मेरे पास मत आओ, बस वो लॉकेट मेरे पास फेंक दो। मैंने ठीक ऐसा ही किया। भैया ने जोर का धक्का मारकर उस औरत को अपनी छाती से दूर फेंका। आपको बता दूं कि मेरे भैया बहुत हिम्मत वाले हैं। जैसे ही वो औरत दूर जाकर गिरी, मेरे भैया ने वो लॉकेट को उठाया और बजरंगबली का नाम लेकर अपने गले में पहन लिया। इसके बाद भैया उस औरत से कहने लगे कि ले, अब मार हमको तू मारना चाहती थी ना, ले मार। दोस्तों, उसी वक्त आसमान से एक जोर की बिजली चमकी और वो बिजली सीधा उस चुड़ैल के ऊपर आकर गिरी। वो औरत एकदम से चिल्लाने लगी। दोस्तों, उस वक्त दोनों भाई बहन एक समय के लिए हम अपनी जगह से चिपक कर रह गए। देखते ही देखते वो वहां से भागने लगी। दोस्तों, वो सीन इतना भयानक था कि आज तक हमने हॉरर फिल्मों में भी ऐसा नहीं देखा। थोड़ी देर बाद वो औरत वहां से गायब हो गई। हम दोनों ने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया और जल्दी से गाड़ी में बैठकर वहां से तुरंत निकल पड़े। हम तकरीबन रात के 2 बजे अपने घर पहुंचे। भैया के सर में चोट लग चुकी थी। घर वालों ने तुरंत मलहम पट्टी की और उन्हें सुला दिया। दोस्तों, उस घटना के बाद मेरी और मेरी भैया की तबीयत कुछ ठीक नहीं रही, लेकिन कुछ दिनों के बाद हम लोग धीरे धीरे ठीक हो गए। और तो और उस दिन के बाद हम कभी भी कहीं जाते हैं तो अक्सर दिन में ही सफर करते हैं, क्योंकि रात का वो हादसा अब तक हमारे जहन से निकला नहीं है। बस दोस्तों, यही थी मेरी कहानी, जो कि मेरे और मेरे भैया के साथ घटी थी। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी कशिश की भेजी हुई कहानी, जो कि उनके और उनके भैया के साथ घटी थी। आपको उनकी कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं।
दोस्तों, मेरा नाम लवप्रीत सिंह है। मैं पंजाब का रहने वाला हूं। आज जो मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूं वो ठीक मेरी आंखों से देखा हुआ एक सच्चा दृश्य है। और तो और इसे देखने के बाद मेरी पूरी जिंदगी ही बदल गई। ये बात 2018 की है। गर्मियों के दिन थे। तब मैं अपने नाना नानी के पास शहर में पढ़ाई कर रहा था। मेरे नाना नानी का एक बेटा है और 3 बेटियां। उनमें से भी एक की डेथ बचपन में हो गई थी। और तो और जो मेरे मामा थे उन्हें भी बचपन में पूरी बॉडी में अटैक हो चुका था, लेकिन वो फिर भी थोड़ा बहुत चल फिर सकते थे। एक दिन मेरी नानी का भाई उनके घर आया था। उनके साथ मेरी नानी की बहन भी थी। उस वक्त मैं स्कूल से आ रहा था। गली में एंटर करते ही बहुत आवाजें आ रही थी, लेकिन जब मैं घर गया तो दरवाजा अंदर से बंद था। यह देखकर मैं हक्का बक्का रह गया, क्योंकि इससे पहले घर का दरवाजा कभी भी बंद नहीं रहता था। पर खैर, जब मैंने वो दरवाजा खोला तो मैं अंदर सबको देखकर काफी हैरान हो रहा था। दोस्तों, सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये थी कि मेरे मामा को एक अलग कुर्सी पर बैठाया हुआ था और ठीक उनके सामने मेरी नानी की बहन खड़ी हुई थी। सच कहूं तो उस वक्त मुझे बहुत डर लग रहा था। एक तो उस वक्त सबके सब हमारे घर पर, और ऊपर से मामा के ऊपर नानी के भाई बार बार पानी फेंक रहे थे। आपको बता देता हूं कि मेरी नानी भाई क्रिश्चियन है। वो जीसस को काफी मानते थे। खैर, उन्होंने मेरे मामा के ऊपर पानी फेंका। थोड़ी देर बाद ही मामा बेहोश हो गए। इसके बाद मेरी नानी की बहन एक अलग ही बहुत ही भारी आवाज से बात करने लगी। उस वक्त मैं बच्चा था, लेकिन वो बातें जो वहां हुई वो मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा कि मैं एक 35 साल का गुजर हूं। दोस्तों, गुजर हमारे पंजाब में होते हैं। वो एक प्रकार की अलग जाति है। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने इसके ऊपर कब्जा किया हुआ है और मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद तभी मेरे मामा जी ने जीसस का नाम लेकर मेरी नानी की बहन के ऊपर छींटे मारे और कहा कि जीसस के नाम पर तू उसे छोड़कर चला जा और दोबारा इस परिवार की तरफ देखना भी मत। दोस्तों, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि कैसी कैसी चीजें इस दुनिया में होती है। हमने तो मामा का बहुत इलाज करवाया था, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाए थे। लेकिन उस दिन के बाद हम सब अपने मामा जी की तरह जीसस पर विश्वास करने लगे। उस दिन सब कुछ ठीक हो गया था। लेकिन दोस्तों, मेरे मामा तो वैसे के वैसे ही रहे। आखिरी बात बस इतनी ही कहना चाहूंगा कि दोस्तों, मेरे नाना नानी का एक ही बेटा था और मेरे मामा की भी 2020 में डेथ हो गई। बस इतनी ही थी मेरी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी लवप्रीत जी की कहानी। उम्मीद है आपको इनकी कहानी जरूर पसंद आई होगी। इसी के साथ चलते हैं अपनी तीसरी कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं महेश भाई का तहे दिल से थैंक्स बोलना चाहता हूं, क्योंकि उनके चैनल के जरिए हमें हर जगह से एक से बढ़कर एक स्टोरी सुनने को मिलती है। उन तमाम दोस्तों को भी मैं दिल से थैंक्स करना चाहता हूं। और तो और सबसे अच्छी बात तो यह है कि भाई की स्टोरी सुनाने का अंदाज बहुत अच्छा लगता है। मेरा नाम फैजान खान है। मैं बिहार सुल्तानपुर सिवान जिले का हूं। ये कहानी हम 4 दोस्तों की है। एक दिन की बात है, गर्मियों का समय था और हमारे बाजार में किसी की बारात आई हुई थी। बारात में नाच गाना भी था, यानी ऑर्केस्ट्रा आया हुआ था। उस दिन हम चारों दोस्तों ने मिलकर प्लान किया कि क्यों ना आज रात को चला जाए। मैं, अमीर, जुबेर, जुगनू ठीक रात को 10 बजे अपने घर से बहाना करके नाच गाना देखने चुपके से बाजार पर चले गए। और तो और मेरा एक दोस्त थोड़ा नाटक करता है। हम लोग वहां पहुंचकर नाच देख रहे थे। जब रात के 12 बजने लगे तो हम बोले कि भाई अब चला जाए, नहीं तो घर वाले खोजेंगे कि अब तक कहाँ है। जुगनू ने कहा कि अरे रुक जा, थोड़ी देर और देखते हैं। जुबेर ने तभी उससे कहा कि नहीं यार, हम लोग जिस रास्ते से जाते हैं वहां साया मंडराता रहता है। उसकी इस बात पर हम सभी ने कहा, अरे तू कितना फट्टू है यार, कुछ देर के बाद हम लोग निकल पड़ेंगे। वैसे भी हम 4 हैं, कोई अकेला तो नहीं जा रहा। दोस्तों, जिस रास्ते से हम जा रहे थे वहां पर एक पोखरा पड़ता है, जिसे हम लोग सुखान का पोखरा बोलते हैं। वापस जाते समय जैसे ही हम लोग वहां पहुंचे तो ठीक हमें किसी चीज का महसूस हुआ। ऐसा लगा कि जैसे कोई आम के पेड़ से कूदा हो। मैंने आमिर से कहा कि जल्दी चल यार। सारे दोस्त ने कहा कि क्या हुआ। वैसे आपको बताना भूल गया कि हम लोग पैदल ही थे। जुबेर कहने लगा कि क्या फैजान,
क्यों डराता है सबको? लेकिन सबने यही कहा कि नहीं यार, हमें ऐसा लगा कि जैसे कोई आम के पेड़ से नीचे कूदा है। दोस्तों, इसके बाद तभी न जाने जुगनू को क्या सूझा कि वो अपने मोबाइल में गाना लगाकर नाचने लगा। आमिर ने कहा कि तू पागल है, इतनी रात को ये सब ड्रामा कर रहा है। मैंने जुगनू को थप्पड़ मारकर कहा कि यहां से जल्दी चल। दोस्तों, हम कुछ ही कदम आगे बढ़े थे कि तभी हमने देखा कि पोखरा की तरफ आग जल रही थी। हम सबने रुककर ठीक से बातचीत की और आपस में कहने लगे कि इतनी रात को कौन आग जला सकता है। जुगनू ने कहा कि तुम लोग बस डर रहे हो, क्या पता कोई वहां आग जलाकर बैठा होगा। तभी आमिर बोल पड़ा कि मेरे भाई, ठंड का मौसम तो है नहीं जो इतनी रात को इतनी सुनसान जगह पर कोई आग जलाकर बैठेगा। दोस्तों, हम आपस में बहस ही कर रहे थे कि अचानक से किसी की गुर्राहट के साथ आग भड़क उठी। ये सुनकर हम लोग घबरा गए, भागने की कोशिश करने लगे। हम लोग जैसे ही भागने वाले थे कि अचानक से वो जलती हुई आग कहीं गायब हो गई। दोस्तों, आप लोग यकीन नहीं करोगे, हम सब दोस्त इतना घबरा गए थे कि आप सोच भी नहीं सकते। मैंने कहा कि जल्दी से यहां से चलो। कुछ दूर जाने के बाद आमिर ने कहा कि जुगनू यार, ये थोड़ा तंबाकू बना। मैंने मना किया कि नहीं, अभी हम लोग घर नहीं पहुंचे और घर पहुंचने से पहले तंबाकू नहीं बनाना, क्योंकि रात को बनाने से बुरा साया अटैक कर सकता है। लेकिन दोस्तों, जुगनू नहीं माना और चुपचाप तंबाकू बनाने लगा। उसने जैसे ही तंबाकू को फटका कि अचानक पीछे से भारी आवाज में कोई बोला कि थोड़ा तंबाकू देना। दोस्तों, ये सुनने के बाद हम सभी दोस्तों की हालत खराब होने लगी। आमिर ने कहा कि चुटकी भर तंबाकू नीचे गिरा दे और उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना। जुगनू थोड़ा सा तंबाकू लेकर नीचे गिराने वाला ही था कि तभी जुबेर बोला कि और होगा कि कौन होगा। वो ये बोलकर पीछे मुड़ा तो हम सभी मना करने लगे, लेकिन तब तक जुबेर पीछे मुड़कर बोल चुका था। उस वक्त हम सब के सब मुड़े। हम सभी ये देखकर दंग रह गए कि एक लंबा सा साया मंडराता नजर आया। उसने देखते ही देखते एक सांड का रूप ले लिया। हम सभी चिल्लाकर भागने लगे। सच कहूं तो वो साया सांड बनकर हम सभी को दौड़ाता रहा। कुछ दूर दौड़ने के बाद हम सभी का गांव आ गया। उस वक्त जुगनू ने कहा कि यार, शरीर बहुत भारी सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे ऊपर बैठा हो। आमिर ने कहा कि भागने की वजह से ऐसा लग रहा होगा, लेकिन मुझे एहसास हो चुका था कि शायद वो चीज जुगनू के ऊपर आ चुकी थी। इसका कारण यह था कि जुगनू सबसे पीछे था, क्योंकि जब हम भाग रहे थे और जब मैंने पीछे मुड़कर जुगनू को दौड़ने के लिए कहा तो वो साया उसके सबसे करीब था, जो कि कुछ ही पल में अचानक गायब हो गया। पर खैर, उस वक्त मैंने आयतल कुर्सी पढ़कर उसे थोड़ा शांत किया, जिसके बाद उसे थोड़ा ठीक लगा। दोस्तों, जैसे तैसे हम सब घर पहुंच गए। जब मैं सुबह उठा तो पाया कि जुबेर के 10 कॉल आए हुए थे। हम सबका घर आसपास ही था। मैंने जब जुबेर को कॉल किया तो पता चला कि जुगनू की तबीयत खराब है। हम सब जैसे ही उसके घर पर पहुंचे तो पाया कि जुगनू का बदन एकदम ऐठा हुआ था और वो जमीन पर लौट रहा था। वो लगातार मिट्टी चाट रहा था। उस वक्त सारे मोहल्ले के लोग देखकर बोल रहे थे कि इसको क्या हो गया। कि तभी आमिर ने कहा कि जुगनू, तुम्हें क्या हुआ? जुगनू भारी आवाज में बोलने लगा कि तुम सब हमें तंग किए हो, तुम चारों को नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, हम समझ गए। हम जल्दी से जाकर मौलाना को लेकर आए। दोस्तों, यकीन कीजिएगा, जब मौलाना जी घर पर आए तो देखते के साथ ही बोल पड़े कि तुम खबीश को लेकर आए हो। इतना कहते ही हमने सारी बात बता दी। मौलाना ने जुगनू से कहा कि तुम कौन हो और बच्चों को क्यों परेशान कर रहे हो। वो साया जो कि जुगनू के अंदर था एकदम खामोश बैठा था। बार बार पूछने के बाद जब कुछ नहीं बोला तो मौलाना साहब ने पानी हाथ में लेकर कुछ मंत्र पढ़कर उसकी तरफ फेंका। जुगनू चिल्लाते हुए बोला कि मैं इन सबको नहीं छोड़ूंगा। इन्होंने रात को आकर मुझे परेशान किया जब ये लड़का तंबाकू बना रहा था, पर मेरे मांगने पर नहीं दिया, इसीलिए मैं इसके ऊपर आया हूं। मौलाना ने कहा कि छोड़ दे इसे। दोस्तों, जुगनू के अंदर जो साया था वो एकदम गुर्राने लगा, कहने लगा कि नहीं छोड़ूंगा, और तो और इसके बाद मैं इन तीनों को भी नहीं छोड़ूंगा। मौलाना ने कहा कि एक शीशा लेकर आओ। जुबेर जल्दी से शीशा लेकर आया। मौलाना ने सबको बाहर कर दिया और हम रूम में रह गए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि तुम लोग यहीं रुकोगे, वरना बाहर जाते ही ये तुम पर अटैक करेगा, क्योंकि उस वक्त तुम इसके साथ थे। इसके बाद मौलाना साहब ने कुछ पढ़कर
शीशे में डालकर जुगनू के सामने रख दिया। दोस्तों, हम सब ने शीशा देखा। आप यकीन नहीं करोगे कि शीशे में जुगनू नहीं दिख रहा था, बल्कि एक अजीब सा चेहरा था। जुगनू ये सब देखकर चिल्लाने लगा, कहने लगा कि मुझे जाने दो, हम फिर कभी किसी को तंग नहीं करेंगे। मौलाना ने कहा कि बच्चों को फिर से तंग नहीं करना। उस खबीश ने कहा कि ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। कहने लगा कि कुछ तंबाकू और चूना वही पोखरा के पास रख दे। दोस्तों, शीशा देखते ही वो खबीस अचानक से सांड का रूप लेकर कहीं गायब हो गया, जिसके बाद शीशा टूट गया। मौलाना ने कहा कि तुम लोग रास्ते में तंबाकू बनाते हो तो थोड़ा सा फेंक दिया करो, और तो और धीरे से फटका मारा करो। खैर, कुछ देर बाद जब जुगनू अपने होश में आया तो कहने लगा कि क्या हुआ है, तुम सब ये भीड़ क्यों लगाए हो, और यहाँ मौलाना साहब किस लिए आए हैं। मौलाना ने हम सबको अभी बताने से मना कर दिया, और इसके कुछ देर बाद हम सभी उसी जगह पर गए और जुगनू से कहने लगे कि ये ले तंबाकू का पैकेट और इसको वहां पर फेंक कर आ जा, क्योंकि मौलाना साहब ने कहा था कि इसी के हाथ से फेंकना होगा। उस वक्त जुगनू ने ऐसा ही किया, और कुछ दिन बाद, फिर इसके कुछ दिनों बाद जब हमने ये बात जुगनू को बताई तो वाकई वो दंग रह गया। वो डर से एकदम सहम गया। सच कहूं तो दोस्तों, आज भी हम लोग उस रास्ते से गुजरने में डरते हैं। हम ना कभी रात को कहीं जाते हैं और ना ही रात को ऐसे बाहर भी घूमते हैं। हम लोगों को समझ आ चुका था कि कहीं भी जाओ तो घर वालों से झूठ नहीं बोलना चाहिए। उम्मीद करूंगा कि आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। बाकी मैं महेश भाई से उम्मीद करता हूं कि मेरी इस कहानी को वो अपने चैनल पर जरूर डालेंगे। थैंक्स। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी फैजान की कहानी। वाकई इनकी कहानी बड़ी दिलचस्प थी, और तो और आपके लिए भी ये एक नया किस्सा होगा। नीचे कमेंट्स जरूर कीजिएगा। ले चलता हूं आपको हमारी आज की चौथी कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं महेश भाई का दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा हमारी कहानी को सबके साथ शेयर करने के लिए। और तो और ये घटना जो मेरे साथ घटी है वो बिल्कुल सच है। सच कहूं तो सोचकर भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरा नाम राहिल है। मैं बांग्लादेश की राजधानी ढाका से हूं, और वहां पर वसुंधरा में रहता हूं। दोस्तों, मेरा एक छोटा भाई है जिसका नाम रसीन है, और मेरे माता पिता का नाम रुमाना अफरोज और अब्दुल हकी रुबेल है। मैं ठीक फ्यूचर में अपने अब्बू के जैसा एक मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता था, और मैं चाहता था कि मैं अपनी ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई में बाहर के देशों में करूं। मेरा सपना था कि मैं अपना फ्यूचर अमेरिका में अच्छे से बिताऊं। मेरा छोटा भाई उस वक्त 11वीं क्लास में था। न जाने क्यों, पर वो मुझसे बहुत जलता था, क्योंकि उसने अभी तक अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की थी, जबकि मैंने अपनी उम्र के साथ बहुत जल्द खत्म कर ली थी। मैंने उससे कहा कि अल्लाह पर भरोसा रखो, इंशाल्लाह तू भी मेरे जैसा एक दिन बनेगा। दोस्तों, इसके बाद मैं अम्मी अब्बू से परमिशन मांगने चला गया। जब मैंने उन्हें बताया तो यूएस जाने के बारे में उन्होंने कहा कि तुझे जो करना है इसी देश में रह के कर। मैंने उन लोगों से कहा कि आप लोगों को तो पता ही है, मैं अपना करियर विदेश में बिताऊंगा, मुझे कुछ भी नहीं होगा, आप लोग रिलैक्स कीजिए। दोस्तों, इसके बाद मैं पासपोर्ट ऑफिस गया अपना पासपोर्ट और वीज़ा कराने। उन्होंने कहा कि 1-2 महीने के अंदर आपका पासपोर्ट और वीज़ा हो जाएगा, और तो और जैसे कि आप एक इंजीनियर स्टूडेंट हैं, ये प्रोसेस मेरे हिसाब से उतना वक्त भी नहीं लगेगा। मैंने उनसे थैंक यू कहा और घर वापस लौट आया। दोस्तों, करीब 2 महीने बाद मेरे यूएस जाने का दिन आ गया। अम्मी अब्बू ने मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ा। जाते समय उनकी आंखों में आंसू थे। तकरीबन 7 घंटे बाद मैं अमेरिका पहुंच गया। मैं वहां पहुंचकर बहुत खुश था। वहां की सिटी बहुत सुंदर थी। उस वक्त सुबह के 10 बज रहे थे। मैं थोड़ी देर के लिए थोड़ा इधर उधर घूमा। मुझे वहां पर एक कॉलेज मिला। सब कुछ एकदम सही चल रहा था। उस कॉलेज में मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम एलिस था। उससे मेरी बातचीत काफ़ी अच्छी हो चुकी थी। एक दिन मैंने हिम्मत की और हॉस्टल में सोने से पहले मैंने उसको बुलाया। मैंने उसे पर्सनली अपने रूम में मेरे दिल की बात बोलने के लिए बुलाया था। वो आई और मैंने उसे हिम्मत करके बोल दिया। उसने कहा, ओह वाह, आई लव यू टू। वो तो उल्टा मुझसे ये कहने लगी कि मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गई थी। उसे मेरा लुक बहुत पसंद आया। आखिर में जाने से पहले उसने मुझसे कहा कि थैंक यू तुम तक पहुंचाने के लिए। मैंने उसे बाय कहा और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं अपने बिस्तर पर लेटा, मैंने अल्लाह का नाम लिया और मैं चुपचाप सो गया।
मुझे उस वक्त अम्मी अम्बू की बहुत याद आ रही थी, साथ ही मेरे छोटे भाई की भी। फिर मैंने खुद को काबू किया और चुपचाप सो गया। दोस्तों, अचानक 5 या 10 मिनट बाद मेरे दरवाजे पर कोई नॉक कर रहा था। रात के 2:30 बजे का समय था। मैं चुपचाप उठा और दरवाज़ा खोला। सच कहूँ तो मैंने वहां किसी को भी नहीं देखा। एक बार को तो मुझे लगा कि शायद कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है, लेकिन जब ये 2-3 बार हुआ तब मुझे थोड़ा डर लगने लगा। मैंने तुरंत ही अल्लाह का नाम लेना चालू किया। इसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। सुबह होते ही मैंने एलिस से पूछा कि क्या तुमने कल रात को दरवाज़ा खटखटाया था। मेरी इस बात पर प्रतीक मुझे साइड में ले गया। उसने कहा कि कौन एलिस, तू किससे बात कर रहा है। मैंने कहा यहीं सामने तो खड़ी है। दोस्तों, वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे कॉलेज के बाहर ले गया। उसके चेहरे पर मैं साफ साफ डर देख पा रहा था। उसने कहा यह शायद उस आत्मा की चाल है, शायद वो आसानी से अपना बदला पूरा कर सके। दोस्तों, ये सब सुन के मैं बहुत ज़्यादा डर गया। वो दिन जैसे तैसे गुजरा। रात के सोते वक्त 3 बज चुके थे। ठीक 3 बजे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर मुझे आवाज़ आई जो कि कह रही थी कि मैं एलिस हूँ, और जब तुम्हें सच पता लग ही गया है तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। दोस्तों, वो रात मेरी बहुत खौफ से गुजरी। मैं बहुत डर गया था। मैं तुरंत ही इसके अगले दिन एक फादर से मिला। उन्होंने कहा कि क्या बात है, तुम्हें क्या मदद चाहिए। मैंने फादर से कहा कि उस कॉलेज में अचानक मेरे साथ कुछ अजीब चीज़ें हो रही हैं, आप आइए मेरे साथ। फादर ने हाँ कहा और वो मेरे साथ कॉलेज आ गए। रात होते ही उन्होंने अपना काम चालू किया और फिर उस लड़की की आत्मा से पूछा। उन्होंने कहा कि तुम इसे परेशान क्यों कर रही हो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। आत्मा ने कहा कि इसे मेरे बारे में पता चल गया है और मैं इसे जान से मार दूंगी। दोस्तों, फादर ने होली वाटर उस पर छिड़का और उसे तड़पाते तड़पाते एक बोतल में कैद कर लिया। दोस्तों, वो समय मेरे लिए बहुत ही कठिन था। नहीं बता सकता कि मैंने वो दिन कैसे काटा। इसके अगले दिन मैं सीधा बिना कुछ सोचे समझे वापस बांग्लादेश चला गया और रोते रोते अपने अम्मी अब्बू के पास गया। मैंने उनसे कहा कि अगर अल्लाह मेरे साथ ना होते तो आज मैं जिंदा नहीं होता। अम्मी अब्बू, मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपकी बात नहीं मानी। दोस्तों, इन सब चीज़ों के बाद आज मैं एक इंजीनियर हूँ और मेरी ड्यूटी की टाइमिंग 9 से 5 बजे तक की है। बस इतनी ही थी ये कहानी। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी राहिल की कहानी। इस कहानी में हमें पता चला कि किस तरह उनका फ्यूचर बनते बनते वहाँ नहीं बन पाया जहाँ वो चाहते थे। अब नहीं मालूम कि ऐसा उनके साथ क्यों हुआ, मगर जो भी हुआ आज वो अपने ही देश में खुश हैं। बाकी दोस्तों, ले चलता हूँ आपको हमारी आज की आखिरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम रोशन है। मैं बिहार के एक छोटे से गांव बेनीपुर का रहने वाला हूँ। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी मुझे मेरी माँ ने सुनाई थी और ये बात 2003 की है, जब मैं 1 साल का था। मेरे दादाजी को अस्थमा की बीमारी थी। एक दिन मेरे दादाजी को बहुत तेज खांसी हुई। उन्होंने मेरी माँ से कहा कि थोड़ा गर्म पानी करके दे दे। उस समय रात के लगभग 2 बज रहे थे। माँ गर्म पानी करने के लिए गई। आपको बता दूं कि उस समय गैस सिलेंडर नहीं हुआ करते थे। माँ चूल्हा जलाने गई थी, लेकिन उन्होंने देखा कि माचिस की तिलियाँ खत्म हो गई थी। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना पड़ोस में जाकर देखें, शायद कोई जगह हो। दरअसल पड़ोस में एक आंटी थी। उनका घर हमारे घर से 10 कदम की दूरी पर था। माँ उनके घर तक गई और दरवाज़ा खटखटाने लगी। काफ़ी देर बाद उन्होंने दरवाज़ा खोला। फिर माँ ने उनसे माचिस मांगी। माँ जैसे ही घर की तरफ मुड़ी तो उन्होंने पाया कि कुछ ही दूरी पर एक औरत सफ़ेद साड़ी में इधर उधर घूम रही थी। उन्हें लगा कि शायद गांव की कोई औरत होगी और वॉशरूम के लिए आई होगी, क्योंकि उस समय वॉशरूम नहीं हुआ करते थे। तब तक उस आंटी ने दरवाज़ा बंद नहीं किया था। माँ ने उस आंटी से पूछा कि वो कौन है। दोस्तों, आंटी इतना डर गई कि बिना कुछ बोले ही जल्दी से घर में घुस गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। माँ समझ चुकी थी कि कुछ तो गलत है। माँ एकदम भागते हुए वापस घर के अंदर गई और अगली सुबह माँ ने दादा दादी को बताया। दादा ने कहा कि इतनी रात को बाहर निकलना अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि सामने पेड़ के पास एक औरत ने आग लगा ली थी, उसकी आत्मा शायद वहीं घूमती है। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आप ही बताएं, आखिरकार वो क्या चीज़ थी।
वैसे मेरे पास और भी बहुत सी कहानियां हैं जो कि मेरे दादा दादी ने सुनाई हैं। समय आने पर मैं इन कहानियों को ज़रूर शेयर करूंगा। बस अभी तो फिलहाल यही उम्मीद करता हूं कि सर मेरी इस कहानी को अपने चैनल पर ज़रूर डालेंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी हमारी आज की कहानियां। मुझे उम्मीद है आपको ये सभी कहानियां आज बेहद पसंद आई होगी। साथ ही दोस्तों, अब मैं आपसे जल्द ही मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। चलता हूं। बाय बाय।